यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये जो विषय है इस पर पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। और पूरे देश में प्रभाव इन द सेंस कि हमारे यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है कि एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और दूसरा गार्जियनशिप बार्ट्स एक्ट। तो एडॉप्शन लॉज को लेकर हमारे पास सामान्य व्यक्ति जो अपने बच्चे को किसी को देना चाहता है उसके लिए तो व्यवस्था है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यदि कोई संस्था या ऑर्फनेज बच्चे को, जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत हमने बना तो रखे हैं कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, लेकिन वो अभी बहुत मुझे लगता है कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि हमने पीछे भी कई बार उस पर काम करने के बाद सरकारों को आगाह किया है और उस पर संशोधन भी आए हैं। केंद्र सरकार ने इस पर एक नया कानून पास किया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया आ गया और उसमें एडॉप्शन को लेकर एक अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि आज हम अगर उस पर चर्चा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक रीसेंट जजमेंट इस पर आया है, उस रीसेंट जजमेंट की रोशनी में अगर उस पर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम अगर चाहें तो केस का नाम नोट कर सकते हैं। जजमेंट का नाम है स्मृति मदान कांसाग्रा वर्सेस पेरी कांसाग्रा। हालांकि ये मामला उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन इसकी रूलिंग जो है वो बड़े काम की है और वो भविष्य में हमें लगता है कि अगर हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जो हमारे यहाँ की संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं या जो हमारे यहाँ के कानून हैं, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसको अडॉप्ट करके जिस प्रकार से एडॉप्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए गए थे चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से, तो मुझे लगता है उसमें ये एक कदम और जोड़ना चाहिए। हालांकि बहुत सारे मेजर्स 2014 की सरकार बनने के बाद बहुत सारे मेजर्स इस मामले में ले आए गए। इस जजमेंट का जो ये स्मृति मदान का जजमेंट है, उस जजमेंट को हम वहाँ अप्लाई करते हैं तो हम दोनों बातों पर चर्चा करते हैं। पहले बताते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो बच्चा ऑर्फन से ट्रांसफ़र किया जाता है या गोद लिया जाता है वहाँ प्रॉब्लम क्या है। बच्चा जो ऑर्फन से ट्रांसफ़र या गोद लिया जाता है वहाँ समस्या ये आती है कि जो हमारी चाइल्ड एडॉप्शन कमेटियाँ हैं और जो स्टेट की एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एक्ट के तहत, वो जो एडॉप्शन एजेंसी है, एडॉप्शन एजेंसी सब कुछ करती है, सब कुछ ऑर्डर लेती है एडॉप्शन एजेंसी। और एडॉप्शन एजेंसी ऑर्डर लेने के बाद, और एडॉप्शन एजेंसियां हमारे यहाँ जो हैं वो एनजीओज ने मोस्टली खोल रखी हैं और वो एनजीओज मोस्टली क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस की हैं जो बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन में भारत में इन्वॉल्व हैं। हमें याद होगा कि हमने बार बार उस पर डिस्कशन किया है, देश भर उस पर डिस्कशन करता है कि मदर टेरेसा भारत में आई। किसी ने कहा कि वो मदर टेरेसा जनता की सेवा करने आई, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, सूचनाएं हैं जिसमें ये कहा गया कि मदर टेरेसा ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कन्वर्जन करवाया और जहाँ जहाँ उन्होंने वो खोले वहाँ क्रिश्चियंस की भरमार लगा दी। जैसे वो नॉर्थ ईस्ट में अगर रहीं या उनकी संस्थाओं के लोग रहे तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा कन्वर्जन हुआ, और जहाँ पर भी रहे ऑर्फन्स के लिए उन्होंने काम किया। करना भी चाहिए, देश को और भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको काम नहीं करने देना चाहिए, ऑर्फन्स पर काम करना चाहिए, लेकिन ऑर्फन्स पर काम करते हुए सबसे ज़्यादा कन्वर्जन भी होता है। तो ये जो क्रिश्चियन एजेंसियाँ हैं जिनको आप मिशनरी कहते हैं, मिशनरीज में बड़ी भारी समस्या है। वो एडॉप्शन एजेंसीज भी बनाते हैं, उनके मिशनरी के उन्होंने अनाथालय भी बना रखे हैं, और वो बच्चा जाता है उनके पास, वो बेसिकली तो हिंदुस्तान में जो बच्चे ने जन्म लिया वो हिंदू ही होगा, लेकिन उनके पास जाने के बाद वो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं। दूसरा, वो उसको अगर किसी को अडॉप्ट करवाते हैं तो वो क्रिश्चियंस को करवाते हैं। इवन यहाँ तक की रिपोर्टें हैं, भारत में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और ये भी सूचनाएं हैं कि बच्चों का मिसयूज़ होता है। भारत से बच्चे उठाए जाते हैं, उनको ये एडॉप्शन एजेंसियाँ अडॉप्ट करवाती हैं, विदेशों में उनकी बिक्री तक होती है। इवन बहुत बार ऐसा सामने आया है कि बच्चा यहाँ से अडॉप्ट करके ले गए और विदेशों में ले जाने के बाद उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया, और फिर वहाँ की जो एडॉप्शन एजेंसी है उसने भी टेक केयर नहीं किया और बच्चा या तो वापस चला आया है, फिर वहीं पर भटक गया और वहाँ एडॉप्शन एजेंसी ने फिर से अडॉप्ट करवा दिया। तो ये बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें
और सिक्योरिटी के मामले में ये कहा गया कि वहाँ की अडॉप्शन एजेंसी हमारी अडॉप्शन एजेंसी को सूचना देगी और ये उसको वॉच करेगी। जब अडॉप्शन एजेंसी ही गड़बड़ है, मिशनरी की है, तो वो क्या सूचना देगी कि बच्चे के साथ क्या गलत हुआ? इसलिए ये बहुत सारे प्रश्न हैं, उन पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका एक विस्तृत बहुत बड़ा कानून है। मैं आज के जजमेंट पर जाना चाहता हूं। इसमें एक मिरर ऑर्डर की बात की गई है। मिरर ऑर्डर भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां तक मेरी मेमोरी की बात है। एक मिरर ऑर्डर की बात की गई है कि एक मिरर ऑर्डर होना चाहिए। इस मामले में क्या है, इस मामले में किस प्रकार की व्यवस्था है, ये हमको अभी सोचना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक महिला जिसका जन्म दिल्ली में हुआ और उसकी शादी एक केनिया के निवासी से होती है। कीनिया का जो निवासी 3 पीढ़ी पहले वो गुजरात से वहाँ शिफ्ट हुए थे, पेरी उनका नाम है, और वो दिल्ली आए और उन्होंने भारतीय महिला से शादी की। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला, महिला वहाँ चली गई, बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो दिल्ली आई। उनके बीच में क्या कारण हुआ, उसने सेपरेशन का एक सूट फाइल किया दिल्ली में, और सेपरेशन के सूट के साथ साथ कस्टडी की बात आई कि बच्चे की कस्टडी। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ। बच्चे की कस्टडी को लेकर नीचे के कोर्ट ने, साकेत कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल ऑर्डर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में जो ऑर्डर के साथ उन्होंने जो किया, लगाया, वो मुझे लगता है कि हमको अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बच्चे से आपको मिलने की अनुमति तो देते हैं, और बच्चे को कीनिया में ले जाने या किसी थर्ड कंट्री में, ना आप हिंदुस्तान में बच्चे के साथ रहिए, मतलब पिता ने कहा कि भाई बच्चे के साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और माँ टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही, इसलिए हम क्या करें? कोर्ट ने कहा कि आपके लिए ये है कि आप उसको एक पर्टिकुलर समय के लिए ले जा सकते हैं, रहने खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, उसकी माँ के भी रहने खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, पहले से सब इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि पासपोर्ट, जो बच्चों का पासपोर्ट है और जो वीज़ा है, वो जिस कंट्री में भी आप जाएंगे वहाँ पर या तो भारतीय एम्बेसी में जमा होगा, जहाँ भारतीय एम्बेसियाँ नहीं हैं वहाँ कॉन्सुलेट होगा, वहाँ कॉन्सुलेट में जमा होगा, और जहाँ कॉन्सुलेट भी नहीं है वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में वो जमा होना चाहिए, और वो उसी दिन मिलना चाहिए जिस दिन वापसी आए। वो इसलिए कहा होगा क्योंकि आर्गूमेंट होते समय ये हुआ होगा कि साहब ये लेकर गए और उन्होंने वीज़ा पासपोर्ट खो दिया तो बच्चा वापस कैसे आएगा, हम वापस कैसे आएंगे, ये हमको कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा उसकी व्यवस्था हम करते हैं, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी बच्चे को किसी दूसरे देश में लेकर जाता है गार्जियनशिप के तहत, या उसको रखने के लिए, या उसको वहाँ कोई 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 अडॉप्ट करके ले जाता है, तो उसके लिए वहाँ के सुपीरियर कॉम्पिटेंट कोर्ट से उसको एक ऐसा ही मिरर ऑर्डर लाना पड़ेगा जैसा मिरर ऑर्डर यहाँ के कोर्ट ने बच्चे को ले जाने के लिए दिया। मैं बता दूं, बच्चे को ले जाने के लिए का मतलब है कि यहाँ से कस्टडी लेकर जाएगा तो यहाँ के कोर्ट उसको अनुमति देंगे कि भाई इसकी कस्टडी ले जा सकते हो। कोर्ट का एक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में वो कुछ लिखेगा, आपको ये करना ये नहीं करना, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कल, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो आपको पासपोर्ट ऐसे रखना पड़ेगा, वीज़ा ऐसे रखना पड़ेगा, उनके खाने खर्चे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और साथ में ये कहा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दिए, जो हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। उस फिक्स डिपॉजिट में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको ही मिलेगा। लेकिन वहां कोई गड़बड़ी पाई गई, आपने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया, उसकी मां के साथ गलत किया, तो फिर हम इस पैसे से उसको कंपनसेट कर देंगे, ऐसा उन्होंने कर दिया। इस बात में कोर्ट ने कहा कि ऐसा ही जो यहां के कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, वैसा ही एक मिरर ऑर्डर उस कंट्री के कॉम्पिटेंट कोर्ट से होना चाहिए जिस कंट्री में आप बच्चे को एडॉप्शन के बाद ले जाने वाले हैं, या जिस कंट्री में बच्चे को रखने वाले हैं, जिस कंट्री में बच्चे को पहुंचाने वाले हैं, और जहां पर आज की कस्टडी रखने वाले हैं। मिरर ऑर्डर से मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसलिए ये कह रहे हैं कि यहां से बच्चे को आप ले गए और वहां पर उसका मिसयूज किया गया है, उसको ले जाया सताया गया, तो फिर हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए वहां की कॉम्पिटेंट कोर्ट को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हकीकत में मामला कहां फंस रहा है या क्या गलत हुआ। तो कोर्ट को अगर वहां पर संज्ञान में होगा तो यहां पर जिसने बच्चा दिया है, मींस हू एवर इज लूजिंग द कस्टडी,
जो बच्चे की कस्टडी लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है, गेन करने वाला अपनी कंट्री में, ये ट्रांसनेशनल की बात हो रही है, जब दूसरे देश में ले जाना तो उस कंट्री के लोकल कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप इस प्रकार का एक केस करिए और वहां से यहां का ऑर्डर लगाकर वहां से एक ऑर्डर ऑब्टेन करिए और कोर्ट को संज्ञान में लीजिए ताकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को ऑर्डर कर सके। इसका कारण एक और है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो फिर जो कस्टडी लूज कर रहे हैं मां बाप, उनके पास चूंकि वो ऑर्डर होगा, हमारे कोर्ट में वो ऑर्डर होगा, इसलिए ये मां बाप उस कोर्ट में वहां पर मुकदमा कर सकते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं इंटरनेशनल लॉज के तहत अगर कोई बच्चा किसी दूसरे कंट्री में है तो वो उसको यहां पर लाने के लिए हमको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यहां तक कि हम क्रिमिनल जो हमारे देश से भाग जाता है उसको भी नहीं ला पाते। तो वहां का निवासी है, बच्चा वहां का हो गया और वहां के बच्चे की भी सिटीजनशिप बन गई तो हम कैसे लेकर आएंगे? इसलिए उन्होंने कहा एक मिरर ऑर्डर वहां से करवाइए और वो मिरर ऑर्डर वहां से करवाकर यहां की कोर्ट, मैं इसको थोड़ा सा आपको और इलेबरेट कर दूं तो अच्छा हो जाएगा। जिस कोर्ट से, जिस देश से आप बच्चा लेकर जा रहे हैं, वहां आप एक ऑर्डर करवाएंगे कि हम इसकी कस्टडी ले रहे हैं। इस जो यहां बच्चे की कस्टडी लेकर आपने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर आप अपने यहां कॉम्पिटेंट कोर्ट में लगाकर वहां से एक मिरर ऑर्डर, ऐसा ही ऑर्डर आप लेकर आइए और वो ऑर्डर फिर से हमारे न्यायालय में, जिस न्यायालय ने यहां पर सैंक्शन किया है उस न्यायालय में लगाइए। ये बात दोनों जगह पर होती है, चाहे वो बच्चे की कस्टडी रियल माँ बाप से लिए जा रही हो, चाहे वो एडॉप्शन एक्ट के तहत हो रहा हो, और मैं कहता हूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी जो यहां पर कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर होता है, चाइल्ड कोर्ट का ऑर्डर होता है और ये कहा जाता है फिट फॉर एडॉप्शन का एक ऑर्डर बनाया जाता है, ये एलिजिबल फॉर एडॉप्शन, इसी कोर्ट में वहां के इसी प्रकार के कोर्ट का एक ऑर्डर लाकर आप लगा दीजिए ताकि भविष्य में कुछ गलत किसी बच्चे के साथ हो या माँ बाप को कोई आशंका हो, माँ बाप को विजिटिंग करनी हो, या जो ऑर्फन का बच्चा है किसी एनजीओज को जो भारत में काम करती हो या किसी को कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो वहां जाकर उस कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकता है और उस कोर्ट में एप्लीकेशन करने के बाद वो ये कह सकता है कि साहब हमें ये आपका मेरा ऑर्डर है और बच्चे के साथ मिसयूज हो रहा है, इसलिए आगे फर्दर ऑर्डर कर दो। तो वो कोर्ट वहां पर ऑर्डर कर सकती है कि आप एनुअली कम से कम 6 साल तक, 7 साल तक फला एडॉप्शन एजेंसी को बताते रहेंगे, हमारे कोर्ट में बच्चे को हाजिर करवाते रहेंगे, बच्चे की पर्सनल विजिट हमारे यहाँ करवाते रहेंगे ताकि हम देखेंगे बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं करे, बच्चे की बिक्री तो नहीं कर दी गई, बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं डोमेस्टिक लेबर के रूप में आपने रखा हो। हम सब जानते हैं कि डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर पूरे संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है। इवन बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े प्रबुद्ध लोग भी डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं माइनर्स की, बच्चों की। अभी हमने कल ही देखा उत्तराखंड के एक कोर्ट की जज, आप सोच के देखिए, जिसको ये ऑर्डर करना होता है कि बच्चे के साथ गलत ना हो, कोर्ट की एक जज ने एक डोमेस्टिक मेड रखा हुआ था और उसके साथ उसने जाति करी और जब वो केस खुला तो उसको रेस्क्यू करवाना पड़ा, जज के यहाँ, सिटिंग जज के यहाँ से रेस्क्यू करवाना पड़ा बच्चे को उत्तराखंड में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस जज को तुरंत सस्पेंड किया और उस पर एक केस चला दिया, पुलिस को वहां से रेस्क्यू करवाना पड़ा। तो हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड में ये समस्या है बच्चों के साथ। तो ऐसा तो नहीं बच्चा यहां से एडॉप्ट करके लिया जा रहा हो, यहां उसकी प्राइवेटली परचेज डील बन गई और वहां जाकर वो डोमेस्टिक हेल्प में काम करना हो, उसको वहां दास बना दिया गया, स्लेव बना दिया गया हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए उस कंट्री में से भी आपको ऑर्डर लाकर हमारे यहां लगाना होगा और हमारे यहां जो ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा कोर्ट ये देखेगा कि हमारे कानूनों के अनुसार ये ऑर्डर ठीक है कि नहीं है, इसकी कस्टडी आगे फॉरवर्ड करनी है कि नहीं करनी है। मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट है ये भारतवर्ष के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ एडॉप्शन के मामले में, हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर के मामले में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एडॉप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है और इस पर एक जब भी खुलेगा तो बहुत बड़ा खुलासा खुलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइल्ड सुधार गृह या बाल भवन या जो वीमेन महिला के जो रखने के स्थान होते हैं यहाँ पर, उन जगहों पर बहुत ज़्यादा देह व्यापार और डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्चों का मिसयूज़ होता है, लड़कियों का मिसयूज़ होता है। ये अक्सर पकड़ा जाता है। हालांकि सरकारें बहुत मुस्तैदी से काम करती हैं, फिर भी अंदर खाने में क्या चल रहा है कौन बताएगा। इस बात को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है इसको ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस या जो हमारे यहाँ का
वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर पूर्ण रूप से पूरा एक कानून बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो यहाँ से अडॉप्ट किए जा रहे हैं विदेशों में उनकी खरीद फरोख्त ना हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाए, देह व्यापार का काम हो जाए या शरीर के बेचने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये अक्सर सामने आ सकता है। मुझे लगता है कोर्ट लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए इसको पूरे देश को पता होना चाहिए कि ये जजमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।